आज फिर से हम अपने विषय को लेकर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हैं। आज हम भाग 3 के बारे में बताएंगे। अध्याय 3 का भाग 3 बताएंगे। पुरातत्वविदों को हेडिंग है आगे अस्थाई जीवन की ओर, मतलब किस तरह से आदि मानव लोग अपना अस्थाई जीवन जीने लगे। पहले तो ये लोग खानाबदोश जीवन जीते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर मतलब आधुनिक कश्मीर, अब के समय के कश्मीर में लोग जमीन के नीचे खोदकर घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास मतलब नीचे के भूमि के नीचे रहना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मान लीजिए कि किसी दिन वर्षा आ गई तो उस दिन तो घर के बाहर खाना नहीं बन सकता है, दिक्कत होगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न है। पूरा पाषाणयुगीन का मतलब होता है, पूरा मतलब हो गया बहुत पुराना, पाषाण मतलब पत्थर और युग मतलब समय, मतलब पुराने समय के पत्थर वाले उपकरण से ये भिन्न है। इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। नव पाषाण मतलब नया पत्थर का युग। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना का मतलब होता है और उसको तेज करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि मिक्सी भी आ चुका है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार अस्थियों से भी बनाए जाते थे, जीव जंतु के अस्थियों से भी बनाए जाते थे। नव पाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब होता है उस पर कोई आकृति बनाना, जिससे वो बर्तन हमें दिखने में बहुत सुंदर लगे। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, उसमें खाना भी पकाने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। आहार मतलब भोजन होता है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। आप लोग जानते हैं कि कपास से रुई प्राप्त होता है। उसी रुई को धागा बनाकर कपड़ा भी बनाया जा सकता है। क्या अब प्रश्न उठता है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन तो आप लोग जानते ही हैं कि धीरे धीरे अलग क्षेत्रों में आता रहता है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर महिला और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दौरान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। अपनाना का मतलब उसको अपना पेशा ही ये लोग मान लिए। अपनाना का अर्थ होता है उसको अपना मान लेना। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जीविका मतलब जीवन जीने का साधन, रोजगार, अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब कि इसके बारे में वे केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन करना मतलब उनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना ही अध्ययन होता है। इसमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं यानी कि चलन में रहे हैं, जो चलते आ रहे हैं। अब हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।
प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। बस्ती मतलब मुहल्ला कह सकते हैं इसको आप लोग। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, जुड़े होते थे। और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। निर्माण करना मतलब जनजाति को बनाना। जनजाति के सदस्य भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। पेशा वही जिससे मतलब आदमी जीवन, पेशा मतलब रोजगार भी होता है। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। जमीन तैयार कर बीज बोने का मतलब है जमीन को साफ सुथरा करके घास फूस को हटा कर उसको कोड़ कर। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं। देखभाल को हम लोग रखवाली भी कहते हैं। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं, इसका मतलब है कि बच्चे पौधे की रखवाली करते हैं, रख रखाव करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कुत्ती पीसती है। दाव कर मतलब फसल के बोझे से अनाज को बाहर निकालने को ही हम लोग दाव ना बोलते हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। पुरुष ज़्यादा जानवरों को नियंत्रण एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जानवरों को तो नियंत्रण नहीं न कर पाएंगे, इसलिए बच्चों को छोटे झुंडों को दिया जाता था। यहाँ जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह मिलकर बर्तन बनाने, टोकरिया बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। नाच गाना और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा, अहम मतलब एक जरूरी हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। समूह में कुछ व्यक्तियों को नेता भी मान लिया जाता है। वे अनुभवी व्यक्ति मतलब जिनके पास बहुत अनुभव हो। नौजवान योद्धा या पुरोहित जो ब्राह्मण या पुजारी, उन्हें हम लोग पुरोहित कहते हैं। वयस्क महिलाओं क्या, जो व्यक्ति का उम्र 18 से ज़्यादा हो जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। विशिष्ट मतलब बड़ा सम्मान, बड़ा मतलब पुरस्कार दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। समृद्ध का अर्थ धनी भी होता है। उनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। पानी का मतलब नदी नाला, नदी झील, ये सभी जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं, मतलब सामूहिक रूप से करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं है। मतलब जनजाति में भी कोई जनजाति के लोग धनी हो गए, कोई अमीर हो गए, कि दोनों के बीच भेदभाव नहीं होता है सामाजिक रूप से। इसलिए ये जनजातीय समाज अन्य समाजों के साथ से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब होता है एकदम गहराई से जांच पड़ताल, उसके बारे में जानना। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु या जन्म मृत्यु। यह मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। दर्रा मतलब दो पहाड़ों के बीच आने जाने का जो रास्ता होता है उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। हरा भरा समतल स्थान, हरा भरा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे हो। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की अस्थियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की अस्थियां भी शामिल है। इसके साथ के बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की अस्थियां ज़्यादा मिली है। इससे ऊपर ज़्यादातर मवेशियों के ही अस्थियां मिलती है। मवेशी मतलब होते हैं गाय भैंस। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे।
मेहरगढ़ के प्रत्येक मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष मतलब बचे खुचे भाग भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी इनके प्रति सम्मान जताते हैं। सम्मान मतलब इज्जत होता है, आदर होता है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, जिनको पुनर्जन्म कहते हैं। हम लोग आज भी सुनते हैं कि अच्छा कर्म करने से अगले जन्म में अच्छा जीव के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में खाने के लिए रखा गया होगा। परलोक का मतलब स्वर्ग होता है। मरने के बाद हम लोग भी सुनते हैं कि आदमी स्वर्ग या परलोक में जाता है। तो मृतक जो है उस समय के लोग मांसाहारी होते थे, इसलिए बकरी को भी शव के साथ दफनाया जाता था। अब अंतिम है दाओ जली हेंदिंग। दाओ जली हेंदिंग पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी की एक पहाड़ी पर है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम वर्मा था, यहाँ खरल था और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, मतलब अनाज का खेती करते थे, गेहूं चावल इस सब का। साथ ही यहाँ से जेदाइट पत्थर भी मिले हैं। संभवतः इस पत्थर से यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठा मतलब अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो के औजार और बर्तन भी मिले हैं। आज हम लोगों का अध्याय 3 समाप्त हो गया। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथियों, हम आप लोगों से विदा लेते हैं। कल अगले अध्याय के साथ हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे।